जेसीबी फन वॉशिंग ट्रक। कुंदन के पास एक ट्रक था। कुंदन एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर काम करता था, जिस वजह से उसका ट्रक बहुत ही खराब हो चुका था। इसलिए वो गांव के वॉशिंग सेंटर में जाता है और कहता है, अरे मदन, मेरे ट्रक को जल्दी से वॉश करके बिल्कुल चकाचक कर दे। पैसे चाहे जितने ले ले, पर काम एकदम चोख होना चाहिए। वॉशिंग सेंटर का मदन मालिक रहता है। कुंदन से उसकी बिल्कुल भी नहीं जमती थी, इसलिए वो उसे बहुत परेशान करने के लिए सोचता है और कुंदन से कहता है, अरे सुन कुंदन, मेरे पास इतना समय नहीं है और तुम्हारा ट्रक सीमेंट मिट्टी से बहुत खराब हो चुका है। आज तो ये काम किसी भी हालत में नहीं हो सकता, इसके लिए तो 2 दिन लगेंगे। इस तरह मदन कुंदन को परेशान करने के लिए ऐसी बात जानबूझकर कहता है, लेकिन कुंदन भी कुछ कम नहीं था। वो वापस उससे कहता है, अरे जा जा, मुझे भी तुम्हारे यहाँ मेरा ट्रक वॉश नहीं करना, मैं खुद कर लूंगा वॉश मेरा ट्रक। ऐसा कहकर कुंदन अपने ट्रक को घर ले जाता है। कि तभी उसकी पत्नी सीमा वहां आती है और कहती है, ये क्या, बिना ट्रक धोए वापस घर ले आए? मैंने क्या कहा था कि जब तक ये ट्रक धो के नहीं होता तब तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अरे ओ सीमा, मेरी प्यारी सीमा, कम से कम अभी का तो खाना दे दे। रात तक पक्का इस ट्रक को मैं धो कर लाता हूँ। दरअसल क्या हुआ कि उस मदन ने 2 दिन के बाद ट्रक धो दूंगा इस तरह से कहा, तो क्या मैं 2 दिन तक अब भूखा रहूंगा? अगर तुम्हें भूखे नहीं रहना है तो कैसे भी करके ट्रक को धो के ही लेके आओ। जाओ, मदन नहीं धोके दे रहा है तो खुद नदी पर जाकर धो लो। वाह, क्या आइडिया दिया है सीमा तुमने। अब तो मैं अपने ट्रक को नदी में ही धोऊंगा, और वो भी जेसीबी से। कुंदन ट्रक को लेकर नदी के पास जाता है और अपने दोस्त कुशल को जेसीबी लेकर आने के लिए कहता है। तब कुशल कहता है, अरे कुंदन, आज तुम्हारी वजह से मेरा जेसीबी भी क्लीन हो जाएगा। तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी अपना जेसीबी धो लेता हूँ। अरे तुझे मैंने किस काम के लिए बुलाया और तू क्या कह रहा है? जल्दी से मेरा ट्रक धो कर दे, नहीं तो आज पूरा दिन मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। कुशल पहले तो अपने जेसीबी से नदी में चला जाता है। कुछ ही दूरी पर गांव की कुछ औरतें कपड़े धो रही थी। जेसीबी पानी में आने की वजह से पानी थोड़ा गंदा हो जाता है। तब एक औरत उससे कहती है, अरे तुम लोगों को क्या यही एक जगह मिली थी जेसीबी और ट्रक धोने के लिए? तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हारी इन मोटी मोटी आंखों से कि हम औरतें यहाँ कपड़े धो रहे हैं? अब यहाँ से अपना ये जेसीबी और ट्रक लेके जाओ, नहीं तो हम सारी औरतें मिलकर तुम दोनों को धो लेंगे। अरे दीदी, रुको रुको ना, गलती हो गई हमसे। हम अभी जाते हैं यहाँ से। आप तो कपड़े ही धोते हुए अच्छी दिख रही हो, ऐसे लोगों को धोना आपको शोभा नहीं देगा। इस तरह कुशल अपनी जेसीबी को पानी से निकालता है। तभी कुंदन कहता है, अरे आज मेरा ट्रक क्या क्लीन होगा या नहीं? सवेरे से ट्रक को क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कोई ना कोई मुश्किल आती ही जा रही है। पहले वो मदन और अब ये औरतें। उधर घर में तो बीवी बैठी ही है सर के बाल उखाड़ने के लिए। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे अरे, मेरे दोस्त का क्या हाल बन गया? घबराओ नहीं मेरे दोस्त, चलो हम नदी के दूसरी ओर जाते हैं, वहां कोई नहीं आएगा हमें रोकने के लिए। वो दोनों भी नदी के दूसरी ओर ट्रक और जेसीबी को लेकर चले जाते हैं और वहां पर जेसीबी से ट्रक को धोने का काम करने लगते हैं। कुशल जेसीबी बकेट में पानी भरकर ट्रक के ऊपर डालने लगता है, जिस वजह से सीमेंट और मिट्टी धुल जाती है। फिर दोनों मिलकर ट्रक को और भी अच्छे से साफ कर लेते हैं। और इस तरह आखिरकार कुणाल का ट्रक जेसीबी की मदद से अच्छी तरह से वॉश हो जाता है।
खुश हो जाती है और बेचारे कुंदन को आखिरकार खाना मिल ही जाता है। एरोप्लेन रिस्टोरेशन। राजपुरम नाम के गांव में राजनाथ नाम का एक किसान रहता था। उसका एक बेटा था गोपीनाथ। गोपीनाथ बहुत ही होशियार था। वो पिता के कामों में हाथ बटाता था। यूं उनकी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। गोपीनाथ बचपन से ही जो भी चीज खराब होती थी उसे ठीक करने में इंटरेस्ट रहता था। अरे प्यारा भैया मेरा दुल्हा राजा बन के आ गया रेशम। एक दिन गोपीनाथ अपने पिता से कहता है, पिताजी, हमारे घर में कई वर्षों से खराब पड़ी मोटर बाइक है, मुझे वो चाहिए। क्यों बेटा, वो किसी काम की नहीं है? कबाड़ खरीदने वाले को बेचने का इरादा है क्या? नहीं पिताजी, मैं उसे इस्तेमाल करके एक नई चीज बनाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पिता के कहने पर गोपीनाथ उस मोटर बाइक को खेत में पानी डालने वाले पाइप को बाइक से कनेक्ट करता है और आसानी से खेत में पानी डालने का इंतजाम करता है। ये सब देख राजनाथ अपने बेटे की तारीफ करता है और उसे किसी भी तरह खूब पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने का सोचता है। लेकिन गोपीनाथ को पढ़ाई पर बिल्कुल भी लगाव नहीं था। उसके सारे दोस्त खूब पढ़ लिख कर विदेशों में नौकरियां कर रहे थे। एक दिन राजनाथ उदास बैठा था। उसे देखकर गोपीनाथ कहता है, क्या बात है पिताजी, आप क्यों इतने उदास बैठे हो? बेटा, खेत जोतने के लिए हमारे बैल अब बूढ़े हो गए हैं, वो खेत नहीं जोत पाएंगे। आप उदास मत होइए पिताजी, मैं कुछ ना कुछ करता हूं। ऐसा कहकर गोपीनाथ अपनी मोटर बाइक को हल से जोड़ देता है और अपने खेत जोतने लगता है। इस तरह वो अपनी होशियारी से अपने पिता के कामों में हाथ बटाता था। एक दिन गोपीनाथ का दूर का रिश्तेदार गिरिनाथ उसके घर आता है और गोपीनाथ से कहता है, क्यों रे गोपीनाथ, आजकल क्या कर रहा है? तेरे साथ के दोस्त सब आराम से नौकरियां कर रहे हैं। आजकल खेतों में मच्छर ज्यादा हो गए हैं, उन्हें ही मार रहा हूँ। एक बार पैरों में बेड़ियां पड़ जाए ना तो सब ठीक हो जाएगा। जल्दी तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डाल देंगे। हाँ, जैसे बुआ ने तुम्हारे पैरों में डाला है। चुप कर गधा कहीं का। इतने में राजनाथ वहां आता है और गिरिनाथ से कहता है, क्यों जीजाजी, कैसे हो? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तुम्हारी बहन को घर से बाहर, बाहर से अंदर ऐसे फिरने में तकलीफ हो रही है। हाँ, तुम्हारी कमाई के आगे बिल गेट भी फीका पड़ जाएगा। ठीक है भाई साहब, ये बताइए कि खेत में काम कैसे चल रहा है? हाँ, एकदम आराम से चल रहा है। मेरे बेटे ने खराब हुई मोटर बाइक से खेत जोतने के लिए और पानी सींचने के लिए कुछ उपकरण बनाए हैं। उनकी मदद से काम बहुत आसान हो गया है। अरे वाह, बढ़िया उपकरण बनाए हैं तुमने। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से ही कर पाया हूँ। ऐसा कहकर गोपीनाथ खेत की ओर जा रहा था कि रास्ते में उसका पुराना दोस्त हरिनाथ मिलता है। वो कहता है, हाय गोपीनाथ, हाउ आर यू? आई एम फ्रॉम अमेरिका। कैसे हो? हाँ ठीक हो। कौन से देश में नौकरी कर रहे हो? मेरे ही देश में, मेरे ही गांव में। हाँ, तुम्हारी तो औकात वही तक की है। अमेरिका में मैं नौकरी करता हूँ। तुम्हें क्या पता कि वहाँ कैसे जाते हैं? हमारे गांव के बाहर जो पुराना हवाई जहाज है, उस तरह के हवाई जहाज में बैठकर जाते हैं। क्या तुम अपनी जिंदगी में कभी उसमें बैठ पाओगे? हाँ, मैं तो बैठ नहीं पाऊंगा, मगर तुम आसमान में उड़ते हुए और ऊपर भी जा सकते हो। इससे घर में खर्चा भी कम हो जाएगा। तुम अपनी सारी जिंदगी इसी मिट्टी में सड़ते रहो। ऐसा कहकर वो हरिनाथ वहां से चला जाता है। गोपीनाथ उदास होकर कुछ ना कुछ करके अपने आप को साबित करने की ठान लेता है। बहुत सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझता है। वो गांव के बाहर खराब एरोप्लेन को रिस्टोरेशन करने का सोचता है। तुरंत वो काम में लग जाता है। कड़ी मेहनत करने के बाद बहुत बड़ा सा एरोप्लेन को वो रिस्टोरेशन करता है।
और उस एरोप्लेन में बैठकर गांव के चक्कर लगाने लगता है। गांव वाले जब ये सोचते हैं कि राजनाथ के घर कोई अमीर आदमी आया है, ये सोचकर वो राजनाथ के घर उसे देखने आते हैं। उस गांव का मुखिया राजनाथ से कहता है, राजनाथ, तुम्हारे घर कोई बड़ा व्यक्ति आया है, वो भी एरोप्लेन में। वो कोई और नहीं, मेरा बेटा गोपीनाथ है। वो खराब हुई एरोप्लेन को रिस्टोरेशन करके लाया है। इतने में गोपीनाथ बाहर आता है। गांव वाले सब गोपीनाथ की खूब तारीफ करते हैं। गोपीनाथ का दोस्त हरिनाथ कहता है, मुझे माफ कर दो गोपीनाथ, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, यहाँ तक कि निकम्मा भी। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुम्हारे इस कहने से ही मैं ये कर पाया। मैंने ये बात एरोप्लेन बनाने वाली एक बड़ी सी कंपनी को बताई है, वो लोग भी यहाँ आते ही होंगे। इतने में कुछ अधिकारी वहां आते हैं। विमान कंपनी के अधिकारी वहां खड़े लोगों से पूछते हैं, इस विमान को किसने रिस्टोरेशन किया है? ये हम कंपनी वालों से भी नहीं हो पाता। ये मेरे दोस्त गोपीनाथ ने किया है सर। ऐसा कहकर हरिनाथ गोपीनाथ को बताता है। कंपनी के अधिकारी कहते हैं, तुमने खराब हुए एरोप्लेन को ठीक कर दिया, इसका मतलब तुम बहुत होशियार हो। हमारी कंपनी को तुम्हारे जैसे होशियार लोगों की जरूरत है। हम तुम्हें प्रोडक्शन मैनेजर की तहत अपॉइंट करते हैं। तुरंत तुम जॉब में ज्वाइन हो जाओ। ये सब मेरे पिताजी राजनाथ जी की मदद से ही कर पाया हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कहकर गोपीनाथ नौकरी ज्वाइन हो जाता है और बहुत सारे पैसे कमाने लगता है। उसकी शादी हो जाती है। वो अपने पत्नी, बच्चे और पिता राजनाथ के साथ खुश रहने लगता है।